अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज़ के लिए और पेड बैचेस के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ्स और वीडियोस चाहिए होंगे तो आप जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको जो नए वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले। आप टीचिंग जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं और हम केमिकल रिएक्शंस ख़त्म करने वाले हैं इन फ्यू टॉपिक्स। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ लेंगे। जो भी एमसीक्यूज़ आपके होंगे, जितने भी बुक्स में होंगे एमसीक्यूज़, वो हम लेंगे और हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं जो जो एमसीक्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे वो हम सब आपके पास रखेंगे और हम देखेंगे कितना आप लोगों ने इम्प्रूव किया हुआ है, ठीक है। सो हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस में हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं। हम हमेशा जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन ही कर लेते हैं। हमने फिज़िकल और केमिकल चेंजेस पढ़ लिए हैं। फिज़िकल चेंजेस रिवर्सिबल होती है, केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल होती है ज़्यादातर यूजुअली। कोई कोई केमिकल चेंज ऐसी भी होती है जो खुद ब खुद रिवर्ट बैक होती है। और ऐसी केमिकल चेंज भी होती है हमारे पास जो एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो वापस से प्रोडक्ट जो है वो वापस से रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट करता है। वो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है एक, ठीक है। वो भी हमें मगर दिमाग में रखना है कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर नॉट इरिवर्सिबल। ऐसे हमने केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी पढ़ा, क्या होता है केमिकल कंपोजिशन। हमने थोड़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में भी देखा। हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी देखे, जहाँ पे हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ज़्यादातर एक्सोथर्मिक होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इंडोथर्मिक होती है। हमने ये भी देखा कि डिकम्पोजिशन, जो हम डिकम्पोज जब हम किसी चीज़ को करेंगे तो हमें एनर्जी तो चाहिए होगी। ये एनर्जी हम या तो इन द फॉर्म ऑफ हीट करेंगे, या तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट करेंगे, या तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करेंगे, ठीक है। हम एसिड्स के ज़रिए भी डिकम्पोजिशन करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज डिकम्पोज होता है ना, ग्लूकोज टूट जाता है किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी लिबरेट हो जाती है। वो डिकम्पोजिशन के लिए आपको एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो ऐसे भी डिकम्पोजिशंस होते हैं हमारे पास जिनको एसिड्स की ज़रूरत भी पड़ती है। वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। जो भी पॉइंट्स हमें एक्स्ट्रा बताने होंगे वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। ऐसे हमारे जो टॉपिक्स होंगे ये ज़्यादा हेक्टिक हो जाएंगे, ये ज़्यादा बल्कि हो जाएंगे और आपको पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। ज़्यादा हैवी चीज़ें ज़्यादा पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, ख़ास करके जब वेटेज कम हो चीज़ों का, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि डिकम्पोजिशन हमने पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है, बैटरी होती है। और हमें अगर हम डिकम्पोजिशन करेंगे सोडियम क्लोराइड की तो सोडियम हमें मिलता है कैथोड पे और क्लोरीन हमें मिलता है एनोड पे। एनोड की चार्ज होती है पॉजिटिव, कैथोड की चार्ज होती है नेगेटिव। हमने वाटर की भी इलेक्ट्रोलिसिस की है, जहाँ पे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। और हमने फोटो डिकम्पोजिशन के बारे में भी पढ़ा कि फोटो डिकम्पोजिशन में लाइट की प्रेजेंस में, फोटॉन्स की प्रेजेंस में कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है और एनर्जी होती है। एक फोटोन की एनर्जी होती है बराबर एच न्यू के बराबर होती है। तभी इन रिएक्शंस के एरो के ऊपर हम एच न्यू लिखते हैं। जहाँ पे हमने डिकम्पोजिशन दिखाया, सिल्वर क्लोराइड का आपको दिखाया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमने आपको फोटो डिकम्पोजिशन दिखाया। रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में हमने कल पढ़ा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन सेंटर में होता है और आधे मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं जिनको आप एक्टिव मेटल्स बोलते हैं, और आधे मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे होते हैं जिनको आप इनर्ट मेटल्स भी बोलते हैं। तो इनर्ट मेटल्स बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं और एक्टिव मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया है। हम आगे जो है वो देखेंगे। तो हम आपको फिर से बता रहे हैं कि मेटल्स के बारे में हम आपको फिर से बता रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें आगे पढ़ रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम यूजुअली देखते हैं, देखिए दो तरह की रिएक्शंस होती है। एक रिएक्शन को हम बोलते हैं फीजिबल, दूसरे को बोलते हैं नॉन फीजिबल। फीजिबल और नॉन फीजिबल। फीजिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है होती है जो पॉसिबल होती है, जिनका प्रोडक्ट बनना पॉसिबल होता है।
ठीक है, उनको आप बोलते हैं फीजिबल रिएक्शंस। और नॉन फीजिबल रिएक्शंस वो होती है जो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ए को बी के साथ मिलाएंगे तो बनेगा ही नहीं, कुछ नहीं बनेगा, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, इसको आप बोलते हैं नॉन फीजिबल। दूसरा होता है फीजिबल, अगर आप ए को बी के साथ मिलाएंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इसको बोलते हैं फीजिबल। तो हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस होती है, फीजिबल और नॉन फीजिबल। अब यहाँ पे जो हमने पहली वाली रिएक्शन दिखाई है आपको, देखिए यहाँ पे जो हमने पहली वाली आपको रिएक्शन दिखाई है जहाँ पे जिंक कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ गया है, हमने जिंक को कंबाइन किया है कॉपर सल्फेट के साथ। देखते हैं क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आधी पॉसिबल होती है और आधी रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होती है। खुद ब खुद प्रोडक्ट्स नहीं बनाने हैं। पॉसिबल होने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ की तरफ नज़र डालनी है कि कौन सा मेटल कहाँ पे मौजूद है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना है कि क्या ये रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ कंबाइन किया है। देखते क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। देखिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज चेक करनी पड़ेगी कि क्या जिंक कॉपर को निकाल सकता है, रिप्लेस कर सकता है, क्या ये इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो सकता है, क्या इसमें इतनी ताकत है कि ये इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाए। देखिए अगर आपकी कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है तो आपको उस बंदे को निकालना है। उसको निकालने के लिए आपको एक ऐसा बंदा लाना है जो उस बंदे से ज़्यादा काबिल हो, ज़्यादा लायक हो। जब वो उससे ज़्यादा लायक होगा, ज़्यादा काबिल होगा उससे ज़्यादा, तब जाके आप उस बंदे को निकालेंगे, उसकी जगह उस वाले बंदे को, नए बंदे को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। गर्ज के आप ऐसे ही नहीं आप कोई काबिल बंदे को निकालेंगे और दूसरे बंदे को लाएंगे, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, ऐसी बात यहाँ पे भी है कि डिस्प्लेस अगर आपको कोई चीज़ करना है, अगर सल्फेट डिस्प्लेस करेगा, वो कॉपर को तब जाके डिस्प्लेस करेगा, निकालेगा बाहर, जब उसको लगेगा कि जो वहाँ से बंदा आ रहा है ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही इसको बाहर निकाल सकता है। गर्ज के जिंक तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर आएगा जिंक और हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर। तो जिंक कॉपर से ऊपर आता है तो जिंक कॉपर को निकाल सकता है, और जब भी इसको निकाल सकता है तो ये रिएक्शन पॉसिबल हुई, तो ये रिएक्शन फिजिबल है। अगर हम दूसरी रिएक्शन की ओर जाए तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कि कॉपर को जिंक को बाहर निकालना है, कॉपर को जिंक को बाहर निकालना है। तो क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो बंदा इसके साथ बैठा हुआ है वो तो ऑलरेडी इससे ज़्यादा काबिल है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो तो बाहर नहीं निकलेगा, उसको ये कॉपर बाहर निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो जिंक को बाहर निकाल सके। गर्ज की ये जो रिएक्शन है ये नॉन फीजिबल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे हम देखेंगे कि और भी रिएक्शंस होती है। आप ये भी याद रखिए कि नॉन मेटल्स भी डिकम्पोजन रिएक्शंस करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मेटल ही डिकम्पोजन रिएक्शन करे, मगर ज़्यादातर हम मेटल्स के बारे में ही पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे बस एक पॉइंट ऐड किया हुआ है कि मे बी एग्ज़ाम में आ जाए, मे बी कुछ भी आ सकता है ना एग्ज़ाम में, इसलिए आप ये भी याद रखिए कि नॉन मेटल्स भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करते हैं, जहाँ पे क्लोरीन ने ब्रोमीन को बाहर निकाला है। देखिए ना, के जो पहले Br के साथ जुड़ा हुआ था अब के Cl के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब Cl ने Br को बाहर निकाला है, क्योंकि Cl जो है वो Br से ज़्यादा रिएक्टिव है, Cl Br से ज़्यादा रिएक्टिव है। ये तो हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ में नहीं दिखाया, हमने बस मेटल्स का आपको दिखाया है। ये पॉइंट हमने बस यहाँ पे ऐड किया हुआ है। आगे जाके एक और हमने एग्जाम्पल ली है जहाँ पे हमने दिखाया है कि सोडियम मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिलेगा। क्या मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है और सोडियम मैग्नीशियम को बाहर निकाल सकता है।
और एल्युमिनियम अगर आयरन ऑक्साइड के साथ मिलाया जाए, अगर एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड के साथ मिलाया जाए, क्या एल्युमिनियम आयरन को बाहर निकालेगा? बिल्कुल निकालेगा। एल्युमिनियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एल्युमिनियम आयरन को ईजिली बाहर निकालेगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आयरन बाहर निकल जाएगा। गर्ल्स की ये जो रिएक्शंस है ये आपको याद नहीं रखनी है, आपको बस ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है कि कौन सा मेटल किस मेटल के ऊपर आता है और कौन सा मेटल किस मेटल के नीचे आता है, कौन सा मेटल किस मेटल को रिप्लेस कर सकता है, और कैसे रिएक्शंस फीजेबल और नॉन फीजेबल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, जिंक को बाहर नहीं निकाल सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डिकम्पोशन रिएक्शंस के बारे में। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा डिकम्पोशन रिएक्शन क्या होता है। तो आगे देखिएगा यहाँ पे कि डिकम्पोशन रिएक्शन किस किस चीज़ में ज़रूरत पड़ता है आपको, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आपके पास ऐसी है जहाँ पे डिकम्पोशन रिएक्शंस काम आता है डे टू डे लाइफ में। डिकम्पोशन नहीं, मैं बार बार डिकम्पोशन बोल रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन कौन सी प्रोसेसेस डे टू डे लाइफ में ऐसी आप करते हो जहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, न कि डिकम्पोशन रिएक्शंस। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पे करते हो, यहाँ देखिएगा। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की वो है थर्माइट वेल्डिंग में। इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। थर्माइट वेल्डिंग में ये इस्तेमाल होता है। अब थर्माइट क्या होता है? थर्माइट होता है एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड की कॉम्बिनेशन। जब आप एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड को आपस में कंबाइन करते हैं, इनका मिक्सचर लेते हैं, उसको बोलते हैं थर्माइट। इसी थर्माइट की मदद से आप वेल्डिंग करते हो। किसकी वेल्डिंग करते हो? रेलवे रेल्स की वेल्डिंग की जाती है इससे। अब ऐसा क्यों किया जाता है ऐसे इससे वेल्डिंग? क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो ही आप एल्युमिनियम को आयरन ऑक्साइड के साथ मिलाते हैं, ये रिएक्शन तो मैंने यहाँ पे भी दिखाई है, जो ही आप एल्युमिनियम को आयरन ऑक्साइड के साथ मिलाते हैं, एल्युमिनियम आयरन को बाहर निकालेगा और इसकी जगह लेगा और वहाँ पे रहेगा क्या? आयरन। मगर ये जो आयरन होता है ना, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो आयरन होता है ना, ये मोल्टन स्टेट में होता है, मोल्टन स्टेट में, या बोले, या दूसरे वर्ड्स में बोले तो ये आयरन फ्यूज्ड स्टेट में होता है, ये मेल्ट हुआ होता है। जो ही आप दोनों को कंबाइन करते हैं तब ही आयरन जो है वो मोल्टन स्टेट में आपको मिलता है। अब ये मोल्टन स्टेट में क्यों आपको मिलता है? क्यों ये मेल्ट हुआ होता है? आयरन को मेल्ट करना कोई आसान काम तो नहीं है ना। आयरन को मेल्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी मेल्टेड आयरन की वजह से रेलवेज जो होती है, जो रेल्स होती है, उनकी वेल्डिंग हो जाती है, क्योंकि मेल्टेड आयरन होता है ना, सॉलिड आयरन नहीं होता है, मेल्टेड आयरन होता है, इससे उनकी वेल्डिंग हो जाती है। तो क्यों होता है ये आयरन मोल्टन स्टेट में? क्यों ये रिएक्शन होते ही ये आयरन मोल्टन स्टेट में होता है? क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। आई होप आपको एक्सोथर्मिक पता होगा क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, और मैंने पढ़ाया भी है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। तो ये रिएक्शन बहुत ही हीट लिबरेट करती है। जो ही आप दोनों को आपस में मिक्स करते हैं, एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड को, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हो जाती है। उस हीट की वजह से आयरन जो है मेल्ट हो जाता है और आप वेल्डिंग कर पाते हो। गर्ल्स की थर्माइट वेल्डिंग में आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल करके वेल्डिंग करते हो रेलवेज की। तो ये तो हो गई पहली इंपॉर्टेंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। दूसरा है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील अगर आपको मैन्युफैक्चर करना होगा, या स्टील बोले तो स्टील क्या होता है? स्टील तो आयरन ही होता है ना, स्टील आयरन ही होता है। स्टील आयरन और कार्बन का एलॉय होता है। इसमें थोड़ा सा कार्बन होता है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कार्बन होता है स्टील में। अब जो स्टेनलेस स्टील होता है, जिसको आप बोलते हो वो स्टील जो जिसको रस्ट ना लगे, जो करोजन फ्री होता है, उस स्टील को क्रोमियम मिलाया जाता है। 11% क्रोमियम होता है उस स्टील में, तो वो वाला स्टील अलग होता है, इसको आप स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। जब हम स्टील की बात करेंगे, सीधे स्टील की बात, तो उसमें कंबाइन हुआ होता है आयरन के साथ थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कार्बन।
कार्बन, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कार्बन। तो आयरन की प्रिपरेशन में, आयरन की मैन्युफैक्चर में ये इस्तेमाल हो जाता है। मैंने ऊपर Fe भी लिखा है, Fe सिंबल है किसका, आयरन का सिंबल है Fe। तो मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन में भी इस्तेमाल हो जाता है। ये रिएक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैंने दिखाया है कैसे आयरन की मैन्युफैक्चर में काम आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली आयरन जो होता है वो कंबाइंड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब आपको आयरन को बाहर निकालना होता है तो आप क्या खेल खेलते हो, आप आयरन को रिप्लेस करते हो, आप कार्बन को लाते हो और कार्बन किसकी जगह लेता है, आयरन की जगह लेता है, और कार्बन मिलता है ऑक्सीजन के साथ बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो गर्ल्स की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें काम आता है, थर्माइट वेल्डिंग में काम आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में काम आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम में भी काम आता है। मतलब क्रोमियम एक दूसरा मेटल है क्रोमियम, उसमें भी हमें मैन्युफैक्चर में काम आता है। एसिडिटी अगर हो जाए तो देखिए, अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो वो एसिडिटी किस चीज़ से हो जाती है, जब उसके स्टोमक में HCl का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, HCl का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है उसके स्टोमक में, तब जाके एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए हमेशा बोला जाता है कि जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा वो मिलाया करो पानी के साथ, थोड़ा सा पानी के साथ बेकिंग सोडा मिलाया करो। सोडर होती है ना, सोडर, सोडर बोलते हैं कश्मीरी में बेकिंग सोडा को। सोडर अवेलेबल होती है हर किसी किचन में, तो वही सोडर आपको मिलानी होती है पानी के साथ, तो तब जाके आपकी एसिडिटी जो है ख़त्म हो जाती है। अब कैसे ख़त्म हो जाती है एसिडिटी आपकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ज़रिए। मैंने दिखाई नहीं है ये रिएक्शन क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपको ज़्यादा अब ये हो जाए, मतलब आपको ज़्यादा रिएक्शंस लगे, और जब भी ज़्यादा रिएक्शंस दिखती हैं तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं उनको रिएक्शन से डर लगता है, तो इसलिए मैंने बस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जब भी एसिडिटी होती है, जब आप HCl को सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा वो असल में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और आपकी स्टोमक में क्या ज़्यादा हुआ होता है, HCl ज़्यादा हुआ होता है। तो यही HCl सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलता है तो वहाँ पे डिस्प्लेस हो जाता है। देखिए Cl जो है वो सोडियम के साथ मिल जाता है, बनाता है सोडियम क्लोराइड, और वहाँ से निकलता है वाटर, निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2CO3 असल में बनता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है, और ठीक है वो मैं नहीं दिखाऊंगी, छोड़े आप उस चीज़ को। तो एसिडिटी ख़त्म हो जाती है जब भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हो। तो ये एक और एप्लीकेशन है किसकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। और ये मैंने लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और आप किस नाम से जानते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन से। तो हम जल्दी से इसको फिर से देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने क्या पढ़ा, एक एक्टिव मेटल, एक मोर रिएक्टिव मेटल दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को जब बाहर निकालेगा उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल्स ही नहीं नॉन मेटल्स भी दिखा सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमें देखना पड़ता है कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक इक्वेशन बताती हूँ, आप मुझे बोले क्या ये पॉसिबल है कि क्या ये पॉसिबल नहीं है। चलिए Mg जो है मैग्नीशियम को जो है उसको हमें मिलाना है, मैग्नीशियम को मिलाना है सोडियम नाइट्रेट के साथ। मैग्नीशियम प्लस सोडियम नाइट्रेट गिव्स, क्या ये मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस सोडियम दे सकता है कि नहीं दे सकता है? कमेंट करें नीचे और मुझे बताइए क्या ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं फिजिबल है, ठीक है। थर्माइट वेल्डिंग में काम आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन में काम आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ क्रोमियम में काम आता है, एसिडिटी ख़त्म करने में भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही इस्तेमाल होता है जब आप बेकिंग सोडा पानी पीते हो, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जल्दी से देख लीजिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो आयॉन्स एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। देखिए ये इसकी जगह लेगा, देखिए ये इसकी जगह, इसको जूम कर लेती हूँ मैं देखिए सिल्वर सोडियम की जगह लेगा और सोडियम सिल्वर की जगह लेगा,
इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जिंक कॉपर की जगह लेगा, कॉपर किसी की जगह नहीं लेगा, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम की जगह लेगा, मैग्नीशियम किसी की जगह नहीं लेगा, इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, जब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, जब ये इसकी जगह लेगा और ये इसकी जगह लेगा। देखिए इसमें ये एग्जांपल देखिए आप, सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम ब्रोमाइड ऐड करते हैं वहाँ पे आपको मिलता है सिल्वर ब्रोमाइड, क्योंकि ये इसके साथ मिलता है, और प्लस सोडियम नाइट्रेट। चलिए ये तो हो गया हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ भी पढ़ लिया। अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होता है, और करोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है। बस हमें इतने ही टॉपिक्स रह गए हैं केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शंस जिसमें एसिड बेस के साथ मिलेगा और सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो सब ने सुना होगा कि जब भी एसिड बेस के साथ मिलता है तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। सब ने ये चीज़ सुन लिया होगा, सब ने 10th में ये चीज़ पढ़ लिया होगा कि एसिड और बेस आपस में मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। हर कोई एसिड हर किसी बेस के साथ मिलके सॉल्ट और वाटर बनाएगा। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दी है कि HCl एक एसिड है, ये मिलेगा बेस के साथ। बेस कौन है, हाइड्रोक्साइड्स बेसिस होते हैं। जब भी आप देखो ना हाइड्रोक्साइड आप मान लीजिए कि वो बेस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है काम, HCl को मिलाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एसिड को मिलाया है बेस के साथ। रिएक्शन तो नहीं आएगी एग्ज़ाम में, रिएक्शन नहीं आएगी एग्ज़ाम में, आप बस समझिए बात को क्या हम बताना चाहते हैं। एसिड मिलेगा बेस के साथ, HCl मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बताइए क्या बनेगा वहाँ पे, NaCl बनेगा। गर्ज के आप ऐसे याद रखो, जब एसिड बेस के साथ मिलता है ना तो वाटर निकलता है। आप पहले वाटर को निकालिए। देखिए आप OH को यहाँ से निकालिए और यहाँ से H को निकालिए। वाटर तो आपने निकाल लिया ना, तो पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया NaCl, तो NaCl बन जाएगा। तो सॉल्ट बना ना, सॉल्ट और क्या बना, वाटर बना। ठीक है। ऐसी दूसरी एक रिएक्शन देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो HNO3 को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे, एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। मुझे पता है सबको पता होगा, मगर कोई बंदा ऐसा भी होता है जिसको नहीं पता होता है, उनके लिए हम बता रहे हैं। तो नाइट्रिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं, तो देख लेते हैं क्या मिलेगा वहाँ पे। पहले आप वाटर को बाहर निकालें, तो वाटर को बाहर निकाला तो बताइए पीछे क्या रह गया, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, एक सॉल्ट है। सॉल्ट का मतलब क्या होता है, सॉल्ट का मतलब होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऐसे सॉल्ट, ये भी सॉल्ट हुआ ना, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे देखिएगा दूसरा मेरे पास दूसरी एक रिएक्शन है जहाँ पे हमने H2SO4 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया है। खुद कर लीजिए, खुद दिमाग में सोचिएगा। OH यहाँ से निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ पे 2 H तो है मगर यहाँ पे H, मतलब दोनों H तो निकलेंगे, मगर वाटर बनाने के लिए क्या ज़रूरत है हमें, एक ही H चाहिए होगा। तो H2O निकलेगा, तो पीछे क्या रह गया, सोडियम सल्फेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, Na2 क्या है, 2 क्यों लिखा हुआ है, ये वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए लिखा हुआ है। ये वैलेंसी आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, आगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। इतना तो हमने सब ने पढ़ा होगा 10th में, इतना तो सब ने पढ़ा होता है 10th में। आगे हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, अब मसला है स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। देखिए इधर स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए जब भी आप एसिड को सपोज HCl है हमारे पास, जब भी आप HCl को पानी में डालेंगे
एक्वस सोल्यूशन में, पानी में डालेंगे, तो ये HCl जो होता है डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होने का मतलब मैंने आपको बोला है आयॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है, H+ और Cl नेगेटिव, ठीक है, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। ऐसे ही अगर आप H2SO4 को डालेंगे पानी में तो बताइए क्या होगा, H+ बनेगा और एक और H+ बनेगा, क्योंकि 2 H है ना, इधर 2 H है, तो H+ बनेगा, एक और H+ बनेगा, ट्वाइस H+ बनेगा और बनेगा SO4 2 नेगेटिव। SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होती है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। ऐसे बेस की भी डिसोसिएशन हो जाती है। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ और OH नेगेटिव में, इसको भी बोलते हैं डिसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन आपको समझ में आ गया, आयॉन्स में कन्वर्ट होना, आयॉन्स सेपरेट होना आपस में, इस चीज़ को हम बोलते हैं डिसोसिएशन। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर आप HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर आप HCl के 100 ग्राम HCl का डालोगे पानी में, 100 ग्राम नहीं, चलिए 100 मॉलिक्यूल्स, अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स मतलब 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl जो है वो पानी में डालेंगे, 100 डालेंगे ऐसे HCl कितने डालेंगे? 100 डालेंगे। जब वो बराबर 100 के 100 कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इट्स आयॉन्स, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये पूरे 100 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए ना आयंस में, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके बजाय अगर ये एसिड जो है आपका, ठीक है, अगर आपने इसको पानी में डाला, फिलहाल मत सोचिए ये क्या बना दिया, ये एक एसिड है मगर ये वीक एसिड है, ठीक है। अगर इस एसिड को पानी में डाल दिया तो पानी में डालने के बाद ये आयॉन्स तो देगा, CH3COO नेगेटिव H+, तो ये भी डिसोसिएट हो जाएगा। मगर अगर आपने 100 ऐसे मॉलिक्यूल्स डाले थे, 100 में से 70 ही मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाएंगे, बाकी के 30 कैसे रहेंगे? ऐसे ही रहेंगे, डिसोसिएट नहीं हो जाएंगे। इसको आप बोलेंगे वीक एसिड, ऐसे ही होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कंप्लीटली आयॉन्स में डिसोसिएट हो जाए। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा Na+ और OH नेगेटिव। अगर आप 100 डालोगे तो बराबर 100 के 100 आपको क्या देंगे? आयॉन्स देंगे। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस किसको बोलेंगे? वीक बेस आप उसको बोलेंगे अगर आप इस वीक बेस को पानी में डालेंगे तो अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स डालेंगे ये भी डिसोसिएट हो जाएगा, मगर अगर आप 100 डालेंगे तो 100 में से 60 ही हो जाएंगे, या 100 में से 50 ही हो जाएंगे, 100 में से 70 हो जाएंगे, गरज के 100 बराबर 100 डिसोसिएट नहीं हो जाएंगे। सो जब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो जाती है उसको बोलते हैं वीक एसिड या वीक बेस। जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है, 100% डिसोसिएशन हो जाती है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो आगे कल हम पढ़ेंगे कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, pH क्या रहेगा, जब आप वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये आपको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये आराम से आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इसको अच्छे से ग्रास्प भी कर पाओगे, आप ये आराम से याद भी रहेगा, ठीक है। चले, अल्लाह हाफ़िज़।